प्यारे भैया बहनों, डियर स्टूडेंट्स, मैं रामेश्वर तिवारी, प्राचार्य सरस्वती शिशु मंदिर जैन। आज हम लोग जीव विज्ञान में ब्लड क्लॉटिंग, रक्त के थक्का जमने की क्रिया, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ये पढ़ने जा रहे हैं। रक्त के थक्का जमने की क्रिया विधि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 10th से लेकर के और आगे कॉलेज लेवल तक आपको ये काम करेगा। ठीक प्रकार से देखेंगे और समझेंगे। सामान्यतः चोट लगने पर आप देखते हैं कि जो क्षतिग्रस्त ऊतक होता है शरीर का, वहाँ से लाल रंग का रुधिर बाहर निकलता है। और ये जो रुधिर निकलता है, ब्लड बाहर निकलता है, ये जनरली 5 से 7 मिनट के अंदर ये जम जाता है। चोट लगे स्थान पर ही थक्का उसका जम जाता है, क्लॉट हो जाता है, रुधिर का बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो ये रक्त के बाहर निकलने के पश्चात थक्का जमने की जो क्रिया विधि है, बाहर निकलने के बाद वो बंद हो जाता है, ये क्रिया कहलाती है ब्लड क्लॉटिंग। वैसे रक्त स्राव जो निकलता है उसके बंद होने की क्रिया कहलाती है हीमोस्टैसिस। रक्त स्राव के बंद होने की क्रिया क्या कहलाएगी? हीमोस्टैसिस। ऑब्जेक्टिव में इसमें पूछ देता, नीट वगैरह में बहुत ज्यादा आता है। हीमोस्टैटिस यानी रक्त स्राव का बंद होने की मैकेनिज्म हीमोस्टैटिस कहलाएगी। तो अब प्रश्न ये पैदा होता है कि हमारे शरीर के अंदर धमनियों और शिराओं में बहते हुए रुधिर का थक्का क्यों नहीं जमता, ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता आर्टरी और वेन्स में? तो उसका रीजन ये होता है कि ब्लड में मिला होता है एक एंटीकोगुलेंट, जिसको बोलते हैं हिपैरिन या GPARIN, हिपैरिन। हिपैरिन याद रखना, ये एक एंटीकोगुलेंट है, ये प्रतिजामन है, ये रक्त के थक्का जमने को रोकता है। इसको एंटी कह सकते हैं, थ्रोम्बिन। तो ये रक्त के थक्का जमने की क्रिया को क्या करता है? रोकता है। रक्त में मिला है, तब जब तक ये है तब तक रक्त के थक्का जमने की क्रिया नहीं संपन्न होगी। तो ये बात दिमाग में आपके रहनी चाहिए। अब रक्त के थक्का जमने की जो क्रिया विधि है, इसको समय समय पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन हॉवेल नाम का साइंटिस्ट है, HOWELL, हॉवेल की जो विचारधारा है, उसकी जो हाइपोथेसिस है, वो लगभग सभी साइंटिस्टों के द्वारा मान्य है। इन्होंने ब्लड के थक्का जमने की जो क्रिया विधि है, उसको 3 चरणों में, 3 स्टेप्स में उसको एक्सप्लेन किया। वो 3 स्टेप में कैसे एक्सप्लेन किया उसको ध्यान देंगे। देखिए लिखा हुआ है, हमने पहले लिख लिया इसलिए कि आपको समझ में जल्दी आ जाए, और दूसरी चीज टाइम इतना नहीं है। ट्रेमुटाइज्ड टिश्यू, जहां समझ में नहीं आएगा उसको ध्यान देना, बताना। ट्रेमुटाइज्ड टिश्यू यानी क्षतिग्रस्त ऊतक, हिंदी में जो लिखना चाहेंगे इसका मतलब हुआ क्षतिग्रस्त ऊतक। चोट लगती है तो ये शरीर रप्चर्ड, फटेगा, यानी ऊतक क्षतिग्रस्त होते हैं, तो उससे ये रिलीज होता है, उससे निकलता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या निकलता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसको फैक्टर 3 के नाम से भी जानते हैं। ये निकलता है जब ऊतक क्षतिग्रस्त होते हैं। तो दूसरी तरफ ब्लड प्लेटलेट्स भी टूटेंगी जब ऊतक क्षतिग्रस्त होगा। तो रुधिर प्लेटलेट्स जब टूटती हैं, डिसइंटीग्रेट एंड रिलीज, और वो मुक्त करती है, उनसे भी बाहर निकलता है प्लेटलेट फैक्टर 3। प्लेटलेट फैक्टर 3, या इसको बोल सकते हैं प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये बाहर निकलता है। तो दोनों तरफ से ही ध्यान रखेंगे। एक तरफ देखा जाए तो थ्रोम्बोप्लास्टिन निकल रहा है।
थ्रोम्बोप्लास्टिन ही रक्त के थक्का जमने में प्रारंभिक क्रिया जो इनिशियल स्टेज है उनमें काम करता है। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो निकलता है ये कैल्शियम आयन और प्रोटीन से मिलकर क्रिया कर, कैल्शियम आयन और प्रोटीन कहाँ है? ब्लड के अंदर है। उनसे ये मिल करके क्रिया करके बनाता है प्रोथ्राम्बिनेज। क्या बनता है? प्रोथ्राम्बिनेज। ये एंटी, ध्यान रखिए जो बता रहे थे कि पैरिन की बात कर रहे थे, ये है प्रोथ्राम्बिनेज। ये प्रोथ्राम्बिनेज बनता है, ये हिपैरिन की क्रियाशीलता को समाप्त करेगा। ये हिपैरिन की क्रियाशीलता को क्या करता है? समाप्त करता है। इन एक्टिविटीज हिपैरिन एंड कैटेलाइज्ड, ये और उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा। हिपैरिन की क्रियाशीलता को समाप्त कर देगा। ये स्टेप फर्स्ट था यहाँ तक, 3 स्टेप में। तो स्टेप फर्स्ट कहाँ तक है? प्रोथ्राम्बिनेज के बनने तक की क्रिया, ये स्टेप फर्स्ट है। अब ये प्रोथ्राम्बिनेज बन गया, ये क्या करता है? ये हिपैरिन की क्रियाशीलता को समाप्त करेगा, क्योंकि हिपैरिन जब तक ब्लड में है तब तक रक्त का थक्का नहीं जमेगा। इसलिए ये हिपैरिन की क्रियाशीलता को क्या करता है? समाप्त कर देता है और कैटेलाइज, उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, क्रिया को उत्प्रेरित करता है। अब सेकेंड स्टेप में ब्लड की जो कह लीजिए बात कर रहे हैं, उसमें प्रोथ्राम्बिन मिला रहता है उसके प्लाज्मा में, प्रोथ्राम्बिन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, प्रोथ्राम्बिन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। तो ये प्रोथ्राम्बिन रहता है, ये ध्यान में रहे, ये इनएक्टिव रूप में रहता है, इनएक्टिव, निष्क्रिय रहता है। बिली तो पहले से ही रहती है, परंतु ये कैसी रहती है? निष्क्रिय रूप में रहती है, ध्यान में रखिएगा, इनएक्टिव है। ये क्या है? प्रोथ्राम्बिनेज जो है इसको एक्टिव थ्राम्बिन में बदल देता है, ये एक्टिव रूप हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा, एक्टिव थ्राम्बिन में बदल देता है, ध्यान रखिएगा। और यहां पर भी कैल्शियम आयन जो था ब्लड में प्रोटीन है। अब ये क्या करता है? ये जो थ्राम्बिन बन गया और इसके साथ ही कुछ बन जाते हैं पेप्टाइड के टुकड़े, सम पेप्टाइड फ्रेगमेंट, कुछ पेप्टाइड्स के क्या बनते हैं? टुकड़े बन जाते हैं। मेन बनना है आपका क्या? थ्राम्बिन, इसको याद रखना है। थ्राम्बिन यानी जो ब्लड प्लाज्मा में प्रोथ्राम्बिन थी, वह प्रोथ्राम्बिनेज की उपस्थिति में वो बदल जाती है किसमें? थ्राम्बिन में, सक्रिय हो गई। अब ये थ्राम्बिन आगे क्या है? थर्ड स्टेप में देखेंगे कि ये जो फाइब्रिनोजन रहता है ब्लड में, फाइब्रिनोजन, ये ध्यान रखेंगे शालिब्यूल रहता है, ये घुलनशील अवस्था में रहता है, ये घुलनशील अवस्था में रहता है रक्त में। कौन? फाइब्रिनोजन। इस फाइब्रिनोजन को ध्यान रखेंगे जो घुलनशील अवस्था में है, इसको ये थ्राम्बिन जो होता है इसको अघुलनशील, ये मोनोमियर्स जो बन रहे हैं यानी फाइब्रिन के एकल जो कह लीजिए एकक उसके अणु बन रहे हैं, मोनोमियर जिसको फाइब्रिन का बना हुआ है, ये बनते हैं। ये अघुलनशील, नॉन सॉल्युबल है, अघुलनशील रूप में बदल जाता है। और ये फिर इसके बाद कौन सी क्रिया होगी? पॉलीमराइजेशन की क्रिया, यानी बहुलीकरण की क्रिया होगी। जहां घाव लगा है वहीं पर इसके तंतु धागे जा करके क्या होते हैं? चारों तरफ से लिपट जाते हैं। जैसे कपड़े फट जाने पर रफू करते हैं, देखते होंगे, धागे धागे पूरे पैक कर देते हैं। वैसे ही ये फाइब्रिन के तंतु जो होते हैं, फाइबर्स जो हैं, वो चारों तरफ घाव के चोट जहां रप्चर हुआ है, फटा है, उसको पैक कर देते हैं। आरबीसी कणिकाएं उसमें फंस जाती हैं, बाहर नहीं निकल पाती हैं। इस तरीके से ब्लड का बाहर निकलना रुक जाता है। चोट लगे स्थान पर कुछ समय तक वो फूला रहता है, बाद में वो पिचक जाता है, उससे पीले रंग का सीरम बाहर निकलता है, टटोलने पर सीरम निकलता है। तो इस तरीके से बहुलीकरण हो जाएगा फाइब्रिन की, और ब्लड क्या होता है? क्लॉट हो जाता है।
कि जो ब्लड क्लॉट हुआ, थक्का बना, उस स्थान को ध्यान रखेंगे बोलते हैं इमरजेंसी डॉट। इमरजेंसी आपातकालीन संकट के समय चूंकि ये बन करके सुरक्षा करता है तो ये कहलाता है, ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं इमरजेंसी डॉट। तो इस तरीके से ब्लड क्लॉटिंग की क्रिया पूर्ण होती है। और ब्लड क्लॉटिंग की प्रक्रिया एक संकट से बचाने वाली स्थिति है। धमनियों सिराओं में कभी पूछा जाता है रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता, तो आप बताएंगे कि धमनियों और सिराओं में रक्त का थक्का इसलिए नहीं जमता क्योंकि उसमें क्या मिला रहता है, हिपैरिन। देखिए मास्ट सेल्स से 3 प्रकार के जो है पदार्थ निकलते हैं, रिलीज होते हैं, हिपैरिन, हिस्टामीन एंड सीरोटोनिन। हिपैरिन, हिस्टामीन और कौन सा, सीरोटोनिन। हिपैरिन रक्त के थक्का जमने को रोकता है। सीरोटोनिन क्या करता है, रक्त वाहिकाओं को संकुचित करता है, सिकोड़ता है, कंस्ट्रक्शन उनका, जिससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। और हिस्टामिन क्या करता है, ये ब्लड प्रेशर कम यानी धमनियों सिराओं की गुहाओं को ये क्या करता है, ब्रॉड चौड़ा करता है, फैलाता है और ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो ये तीनों ही निकलते हैं, कहाँ से निकलते हैं, मास्ट सेल्स से, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से ये ब्लड के थक्का जमने की जो क्रिया विधि है इसको भली बात कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है।